Hello class, this is the unit second of our book Indian Economic Development. तो इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो सिंस 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो क्लास ये देखते हैं, आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ प्लानिंग डेवलपमेंट। तो प्लानिंग डेवलपमेंट के 40 साल के बाद, डेवलपमेंट का जो प्लानिंग की गई थी उसके 40 साल बाद क्या था, इंडिया हैज़ बीन एबल टू अचीव अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस अचीव करने में सक्सेस रहा एंड बिकम सेल्फ सफिशेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। और फूड ग्रेन्स यानी कि अनाज के प्रोडक्शन में भी हम सेल्फ सफिशेंट हो गए। ठीक है, नेवरदलेस फिर भी क्या रहा, अ मेजर सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन कंटिन्यूज। पॉपुलेशन का एक ऐसा हिस्सा जो लगातार डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लिवलीहुड। तो हमारी देश की पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा लगातार अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहा। 1991 में क्या था, क्राइसिस इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बहुत बड़ा क्राइसिस रहा, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का संकट की वजह से देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत महसूस हुई, यानी कुछ आर्थिक सुधारों की ज़रूरत। दिस यूनिट इज एन अप्रेजल ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेस। तो जो रिफॉर्म प्रोसेस यानी सुधार का जो प्रक्रिया है, देश में सुधार लाने की प्रक्रिया, उसका एक मूल्यांकन है ये यूनिट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो क्लास इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन क्या होता है कि व्यापार करने की जो छूट होती है उसे लिबरल कहा जाता है, यानी उदारीकरण। और प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट होना, और ग्लोबलाइजेशन होता है वर्ल्ड लेवल पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि वैश्विक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड अप्रेजल। इन सभी का एक मूल्यांकन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो क्या क्या मेन पॉइंट होंगे इस चैप्टर में स्टडी के, अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991। 1991 में कौन कौन सी रिफॉर्म पॉलिसीज इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, उनकी बैकग्राउंड को समझना। अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस्ड। ऐसा मैकेनिज्म जिसके माध्यम से रिफॉर्म पॉलिसीज शुरू की गई। कंप्रीहेंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस का एक समन्वीकरण जिसे कहते हैं, कंप्रीहेंड। एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। और इंडिया में किस तरह ये अप्लाई रहा, क्या क्या इसकी समस्याएं रहीं। बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म प्रोसेसेस इन वेरियस सेक्टर्स। तो अलग अलग सेक्टर्स में हम रिफॉर्म प्रोसेस को के प्रभाव के प्रति सचेत भी हैं। तो ये इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो क्लास देखिए, अब देखते हैं इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक में 1950 टू 1990। 1950 से 90 के बीच द पब्लिक सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेड अंडर द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम में एक साथ ये जुड़े हुए हैं, कौन से, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टू बी अचीव्ड। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव किया जाना था। एंड द इकोनॉमी हैड टू बी मॉडर्नाइज्ड एज पर द स्ट्रेटजीज। और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया जाना उस प्लानिंग के आधार पर स्पेल्ट आउट इन द 5 ईयर्स प्लान्स, जैसा कि 5 ईयर प्लान में स्पेल्ट है, नहीं मेंशन है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17 इट वाज फाउंड दैट। तो 70s के एंड तक ये पाया गया कि, अब देखिए 3 पॉइंट में यहाँ एक्सप्लेन किया गया है, द पब्लिक सेक्टर इन इंडिया हैड नॉट बीन एबल टू परफॉर्म एज इनविसेज्ड। तो पब्लिक सेक्टर इंडिया में इतना परफॉर्म नहीं कर पाया, यानी कि पर्याप्त अच्छा वर्क नहीं कर पाया। वाइल द प्राइवेट सेक्टर रिकॉर्डेड कंसिडरेबल ग्रोथ इवन इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, यानी कि अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर ने एक अच्छी ग्रोथ गेन की। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर ड्रेनिंग द लिमिटेड रिसोर्सेस ऑफ द स्टेट। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन ने और बेरोजगारी ने स्टेट के लिमिटेड रिसोर्सेस को खाली कर दिया। ड्रेनिंग का मतलब होता है बहा कर ले जाना या ओवर यूज करना। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स डिड नॉट बेनिफिट मच।
तो पॉवर्टी ने और अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रोग्राम रहे इनसे भी बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। इन ऑल द स्फीयर्स सभी क्षेत्रों में अ पैरेलल ब्लैक मार्केट एग्जिस्टेड, एक समान ब्लैक मार्केट एग्जिस्टेड है, डिफाइंग द स्टेट्स अटेम्प्ट एट ओवरकमिंग इनइक्वालिटी, और स्टेट में एक बढ़ती हुई असमानता देखने को मिलती है। ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू, और इंटरनेशनल मामले पर भी कुछ ऐसा ही है। आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्लास द इकोनॉमिक कंडीशन 90 to 91। तो 90 से 91 तक इकोनॉमिक कंडीशन क्या रही। 91 अ मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस इनगल्फड इंडिया। तो 91 के ईयर्स के आसपास इंडिया में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस रहा है। दिस हैड नॉट डेवलप्ड सडनली, ये एक साथ यानी कि बहुत ही सडनली डेवलप नहीं हुआ था। वेरियस फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, दीज आर डिस्कस्ड बिलो। तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस के यानी क्या मतलब होता है, आर्थिक संकट, जो पैसे का संकट रहा, गरीबी, तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं देखिए, 2.1 पर पढ़ना है हमें। द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, द स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट डिड नॉट लीड टू द सिचुएशन, द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमिक लेड टू सर्टेन इम्बैलेंसेस कॉजिंग दिस क्राइसिस। तो कुछ सर्टेन इकोनॉमिक मैनेजमेंट ऐसे रहे, ये जो भी जिम्मेदार हैं इस इकोनॉमिक संकट के। इट वाज ड्यू टू स्पेंडिंग बियॉन्ड मीन्स, तो यह मेन बात यह है, इट वाज ड्यू टू स्पेंडिंग बियॉन्ड मीन्स, मीन्स साधन, हमारे पास जितने साधन हैं उनसे ज़्यादा हमने ओवर खर्च किया, ये भी एक रीजन है इकोनॉमिक क्राइसिस का। डोमेस्टिकली द गवर्नमेंट हैड मच मोर एक्सपेंडिचर देन इनकम, तो गवर्नमेंट का इनकम से बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, यानी सरकार का खर्च ज़्यादा है और इनकम है कम। इस वजह से बहुत बड़ा इकोनॉमिक संकट हमारा देश सहन कर रहा है पिछले 50 ईयर्स से। अब प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द इंडियन इकोनॉमी, ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो, फर्स्ट वीडियो यहीं तक रहेगी।